नमस्कार मित्रों, मैं प्रभाकर जायसवाल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये छत्तीसगढ़ पीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, एसीएफ के पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर 1 में जैसे आप देखते होंगे सिलेबस, तो डेफिनेटली इस पेपर 1 में 50 प्रश्न आपको 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं सीजीजीएस से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? सीजीजीएस से मिलते हैं। तो अब इसका इंपॉर्टेंस यहां से समझ में आ जाता है। ठीक, तो यहां पर मैं कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आपको चलूंगा जिससे कि आपके जीएस से रिलेटेड, सीजीजीएस से छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो 50 क्वेश्चन है उसको आप बखूबी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है कि जितनी बातें हो रही हैं, हो सकता है वो फैक्ट हो सकता है उसको मैं कोड के बेसिस पे बताऊं, तो आपको जैसे बताया जाए वैसे आप याद करिए। और इतना जान लीजिए कि आप पुराने क्वेश्चन भी उठा के देखेंगे या किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो ये पढ़ाए हुए प्रश्न आपको सीधे तौर पे मिलेंगे। तो इसमें ज़्यादा आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करनी है। जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उतनी चीज़ों के आधार पर आपको एग्जाम देना है बस। ठीक है, तो आज का जो मेरा विषय रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि ये आखिर छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ने के लिए और क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो देखिए, इसका अपना एक इतिहास होता है छत्तीसगढ़ का। ठीक, ये आपके इस विषय में शामिल होगा, विषय वस्तु में शामिल होगा। दूसरा, इसका अपना एक भूगोल भी होगा, दूसरा सेगमेंट होगा। तीसरा खंड होता है आपका इसकी जो संस्कृति होती है। और चौथा, अगर हम बात करते हैं जो इसमें कला इसमें हिस्सा शामिल होता है। पांचवा इसमें शामिल होगा आपका, वो कहलाएगा आर्थिक सर्वेक्षण वाला हिस्सा शामिल होता है, इकोनॉमिक सर्वे। ठीक, और पांचवा के बाद जो आखिरी हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं समसामयिकी, या फिर कह दें तो चर्चित भाषा में करंट अफेयर्स। राइट, तो इतने 6 सेगमेंट से मिलकर हमारा छत्तीसगढ़ बनने वाला है। तो समझ में आता है कि ये थोड़ा सा वास्ट भी है, लेकिन आपको इसको मैं इजी बना के दूंगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इन सभी मुद्दों को लेकर के। इन सभी मुद्दों में एक भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जो कि आपका इंपॉर्टेंट ना हो। हर सेगमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बात तो तय है। वी कांट प्रेडिक्ट पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, हमको अपनी तैयारी को बखूबी करना पड़ेगा। राइट है, चलिए तो आपको थोड़ा लेके चलते हैं हम सीजी के हिस्ट्री की तरफ। सीजी आखिर फॉर्म कैसे हुआ थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि हो सकता है आपसे क्वेश्चन प्री में तो पूछेगा ही, मेन से पूछेगा ही, और साथ साथ हो सकता है जनरल स्टडीज के अंतर्गत आपको इंटरव्यू पूछ सके, क्योंकि आपको सीजीपीएससी एग्जाम की तैयारी है। तो अगर हम देखें कि छत्तीसगढ़ पहले किसका हिस्सा था, तो छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था। सिर्फ अपने को स्टोरी टाइप का समझना है, ज्यादा कुछ नहीं। और मध्य प्रदेश ये वो राज्य है जिसका जो गठन होता है, ये गठन होता है 1 नवंबर सन 1956 को। 1956 को। अब इसके पीछे के इतिहास को हम इसमें डील नहीं करेंगे, कारण ये है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। ठीक, तो चूंकि 1 नवंबर 1956 को छत्तीसगढ़ राज्य जो है बना, और इसी से जद्दोजहद के बाद, इसी से मांग उठने के बाद हमारा जो छत्तीसगढ़ है इसका गठन होता है आपका 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, हर कोई जानता है। हाल में ही अभी हमारे छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव का भी आयोजन किया गया है, और ये वही राज्योत्सव है जिसमें हमने राज्य अलंकरण पुरस्कारों की लड़ी लगा दी। और राज्य अलंकरण पुरस्कार जो हैं ये वितरित किए गए हैं, प्रदत्त किए गए हैं। ठीक है, इस तारीख को। चलिए, तो छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ, अब समझिएगा बातों को। तो छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो मध्य प्रदेश का 30.47% भूभाग, कितना मैंने कहा 30.47% भूभाग किसका, तो मध्य प्रदेश का। ये कौन ग्रहण किया, तो छत्तीसगढ़ ग्रहण करके टूट करके अलग हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। दूसरा, छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का कितना भौगोलिक हिस्सा कवर करता है, तो 30.47। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इतना हिस्सा हम लेके आ गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हो चाहे कोई भी राज्य निर्माण हो, हर राज्य निर्माण के लिए कुछ ना कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, कुछ ना कुछ संविधान के अंदर उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत यह लिखा गया है कि भारत संघ के अंतर्गत राज्यों का विघटन या राज्यों को जोड़ना या फिर नए राज्यों का फॉर्मेशन या राज्यों का नाम परिवर्तन जैसे जो आपका जो चीजें हैं वो संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत शामिल किया गया। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, तो आर्टिकल नंबर 3। ठीक, बट ये हुआ कैसे, आखिर ये फॉर्मेशन हुआ कैसे? तो देखिए
सबसे पहले कोई भी राज्य को बनाने के लिए हमने विधेयक प्रस्तुत किया, और वो जो प्रोसेस चालू होता है वो चालू होता है लोकसभा से, वो चालू होता है राज्यसभा से, और यहां से होकर जाता है हमारे राष्ट्रपति की तरफ। तो देखिए जो मैं डेट यहां पर देने वाला हूं, उस डेट को हम समझेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो सबसे पहली प्रस्तुति हम बात करते हैं कि ये राज्य अस्तित्व में आना चाहिए। और किसी भी राज्य के निर्माण के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, उस राज्य का अपना एक जनसंख्या होना चाहिए, उस राज्य में अपनी एक संस्कृति होनी चाहिए, उस राज्य का अपना एक भूगोल होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जो किसी भी राज्य के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति की, तो राज्य की संस्कृति, हमारी यहाँ संस्कृति जो है जनजाति संस्कृति है, और वो संस्कृति जो पूरे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का लगभग 1/3 हिस्सा ग्रहण करती है। तो ये संस्कृति विशेषता हमारे राज्य को बाकी राज्यों से क्या करती है, अलग बनाती है। दूसरा, हम बात करते हैं छत्तीसगढ़िया बोली, तो विशेष भाषा, विशेष बोली, विशेष संस्कृति, विशेष भूभाग होना चाहिए। उसी के आधार पर हम उस राज्य की मांग कर सकते हैं। हम थोड़ी देर में देखेंगे कि राज्य का ये जो भूभाग है आखिर यही कट करके सामने क्यों आया, इसके अलावा दूसरे भूभाग की हम परिकल्पना क्यों नहीं किए, और हुआ भी तो पूर्ण रूप से यही स्थापित क्यों हुआ। ठीक, तो जैसा मैं कह पा रहा हूं कि आर्टिकल नंबर 3 ये रिस्पॉन्सिबल है छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लिए। क्वेश्चन डायरेक्ट फंस के आता है इसमें। अब लोकसभा में सबसे पहले ये जो विधेयक पेश किया गया था, छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए हमने एक विधेयक पेश किया, तो उस विधेयक का नाम क्या था, उसका नाम था मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000। बच्चों ध्यान रखिएगा यहां पर ये जो सन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हो सकता है धोखे से आप यहां पर 1956 देखते होंगे, तो ये आर्टिकल याद, ये आपको आर्टिकल याद रखना है। और कैसे हुआ, तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के माध्यम से। ये लेटेस्ट पीएससी का भी प्रश्न हो सकता हुआ है शायद, आई थिंक, है ना। तो ये 2000 के अंतर्गत हमने क्या किया है, राज्य निर्माण किया। बट कैसे, देखिए, तो लोकसभा में प्रस्तुति होती है कि इस विधेयक की, तो ये डेट हमको याद रखना है 25 जुलाई को, 31 जुलाई को, 3 अगस्त को, 9 अगस्त को, और यहां पर हम चलते हैं 25 या फिर 28 अगस्त को। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होता है कि मैं आपको कह रहा हूं किसी भी सदन में, जैसे हम जानते हैं कि ये जो सदन हमारे पास दिखाई पड़ रहा है, ठीक, ये लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा होता है निम्न सदन, राज्यसभा होता है उच्च सदन। तो लोकसभा में हमने इसे प्रस्तुत कब किया, तो 25 जुलाई सन 2000 को किया था। ये पूरे जो तारीख हैं, ये पूरे तारीख सन 2000 के हैं, इसको याद रखिएगा आपको। ठीक, चाहे 25 जुलाई सन, तो भाई अपने को गलती बिल्कुल नहीं करनी है ईयर में, हड़बड़ी में भी हमको यहां पर गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। आप ध्यान रखिएगा कि भाई जल्दी जल्दी में हमको याद आया, हमने क्या कर दिया, यहां देख लिया 1956, हमने सन नहीं देखा, टिक कर। तो ऐसे सरल क्वेश्चन जैसे ही आप टिक करते हो, समझ जाइए आप कंपटीशन से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना चालू कर देते हो। इस बात को ध्यान रखना है, बखूबी उन प्रश्नों को सॉल्व करना है जो आपसे बनते हैं, उनको गलत नहीं सॉल्व करना है। तो 25 जुलाई की अगर बात करें, तो 25 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में ये विधेयक, कौन सा विधेयक बच्चों, ये मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक अधिनियम जो है हमने प्रस्तुत किया। और ये अधिनियम जो है हम लाते हैं 25 जुलाई को, किसमें, लोकसभा में। ठीक, उसके बाद क्या होता है, देखिए, इस प्रस्तुत तो आपने कर दिया, पारित कब हुआ, 31 जुलाई को। कब हुआ है, 31 जुलाई को। उसी प्रकार से राज्यसभा में हमने प्रस्तुत कब किया, तो 3 अगस्त को। और उसी प्रकार से राज्यसभा से पारित कब होता है, तो आपको 9 अगस्त को। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक। ठीक, तो लोकसभा में ये 2 तारीख इंपॉर्टेंट है, 25 जुलाई, 31 जुलाई। राज्यसभा में 3 अगस्त, 9 अगस्त। और राष्ट्रपति के लिए तारीख है 25 या फिर 28। इसको मैं आपको डिस्कस करता हूं। लेकिन इसके अंदर भी एक प्रश्न उठता है कि लोकसभा में ये जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था, ये विधेयक प्रस्तुति जो है किनके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा उस समय तत्कालिक गृह मंत्री थे, उनका नाम था लाल कृष्ण आडवाणी। क्या नाम था बच्चों, लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा लोकसभा में, जो उस समय कौन से पद पर थे, तात्कालिक गृह मंत्री, उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे, इन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया 25 जुलाई को। कहां पर, लोकसभा में। पारित किया कब, 31 जुलाई को लोकसभा ने इसको पारित कर दिया। राज्यसभा में हमने प्रस्तुत कब किया है, तो 3 अगस्त को प्रस्तुत किया है और 9 अगस्त को प्रस्तुत किया है।
और उस समय के जो राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा ये उस समय महत्वपूर्ण पदाधिकारी की बात हम करें तो प्रधान गृह मंत्री हो चुके हैं लालकृष्ण आडवाणी जी, और राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। क्या नाम है? के.आर. नारायणन, ठीक, जिन्होंने 25 या 28 अगस्त को इसको क्या प्रदान किया? स्वीकृति प्रदान की। और स्वीकृति कैसे होती है? इनके हस्ताक्षर से होती है। तो अब देखो इसमें दो है, दोनों आंसर सीजीपीएससी ने लिए हुए हैं, बट मैं कहूंगा आप बिल्कुल 28 अगस्त को आंसर लेके चलिए। अगर दोनों आते हैं तब दिक्कत होगी, अदरवाइज दोनों में कोई भी आए तो अपने को वहां पर दोनों में से कोई एक आंसर लेना है। अगर दोनों आता है इन दैट केस हमको 28 अगस्त को आंसर लेना है। मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राज्य के निर्माण के लिए जो हम बात करें कि राष्ट्रपति ने सबसे अंतिम या फाइनल स्वीकृति कब दी, क्योंकि स्वीकृति तो मिलना तय बात है। क्यों? क्योंकि लोकसभा राज्यसभा तो यहां पर हो चुका है स्वीकृत, यहां से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की फाइनल यहां पे अप्रूवल, उनका जो फाइनल यहां पर स्वीकृति कब मिलता है? तो 28 अगस्त सन 2000 को मिलता है। या अगर 28 नहीं दिया है तो हम लोग क्या लेना है? 25 लेना है। दोनों दिया है तो आंसर क्या लेंगे? 28। ठीक है, चलिए ऐसे बहुत जगह पे आएंगे आपको चीजें जहां पर चीजें होंगी इसमें आंसर क्या लें, क्योंकि आयोग को लेकर थोड़ा सा दुविधा तो बना ही रहता है। चलिए तो ये यहां तक मैंने बात कर दिया, ठीक, कि कहां से हम ओरिजिनेट हुए हैं। तात्कालिक मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय मध्य प्रदेश सीएम कौन थे? तो आपके उस समय थे दिग्विजय सिंह। कौन थे? दिग्विजय सिंह उस समय के तात्कालिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थी। मातृ राज्य मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश से टूट करके मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग सन 2000, इसको मैं बार बार इसलिए रिकॉल करा रहा हूं ताकि आप चीजों को यही याद कर लीजिए साथ में पैरेलली, ठीक है। चलिए तो जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि राज्य से संबंधित जो इतने सारे फैक्ट हमने देखे, ठीक, इसमें से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निस्संदेह मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम से संबंधित होगा, एग्जाम में आने वाली चीजें रहेंगी, राइट। चलिए तो इसको मैं यहां से रब करता हूं। अब हम बात करेंगे दूसरा, तो वो रहेगा छत्तीसगढ़ के स्थिति और विस्तार को लेकर के। किसी भी स्थान की स्थिति होती है, किसी भी स्थान की अपना एक विस्तार होता है, आपकी एक खुद की एक अस्थिति है, ठीक। तो उस स्थिति को स्पष्ट हम करते हैं इन दो मानचित्रों से। चलिए समझते हैं बच्चों इसको। देखिए ये सिंपली इंडिया का मैप है और ये हमारे राज्य छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ भारत का हिस्सा है, इसमें किसी को संदेह तो होगा नहीं, क्योंकि भारत के संघ का हिस्सा है जो मध्य प्रदेश से टूटकर बना है। अब मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश जब हुआ करता था, ठीक, तो मध्य प्रदेश जब हुआ करता था तो उसके हम यहां पर हुआ करते थे कहीं इस प्रकार से। एक छोटा सा मैप बना दिया मैंने रैंडम सा, ये हमारा ये छत्तीसगढ़ मान लीजिए। तो आपसे पूछा जाए मान लीजिए कि भाई मध्य प्रदेश के कौन से डायरेक्शन में, मध्य प्रदेश के किस दिशा में छत्तीसगढ़ था, तो आप बताओगे दक्षिण पूर्वी दिशा में छत्तीसगढ़ था। ये वही छत्तीसगढ़ है जिसने मध्य प्रदेश का 30.46% या 47% जो है भूभाग ग्रहण किया और ये एक नए राज्य के तौर पर आ गया। क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं स्थिति विस्तार की, तो यहां से आता है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में शामिल है। ये दक्षिण पूर्व में क्या है? दक्षिण पूर्व का हिस्सा है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हो चाहे कोई भी देश का आप देश उठा, किसी भी विश्व का देश उठा लीजिए, यहां पर हमारे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का ये वाला भूखंड जो है, इंडिया का ये वाला भूखंड जो है नीचे वाला, इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहते हैं इसे? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय पठार जो है, अपने को ये पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है, तो चूंकि मध्य प्रदेश का हिस्सा है, यहां पर मध्य प्रदेश है आपका इधर, ठीक, मध्य प्रदेश का हिस्सा मान लीजिए। ऊपर में हमारे मैदानी एरिया है, यहां पर पूरा का पूरा माउंटेन सीरीज है, यहां पर हिमालय की हम बात करेंगे कभी, ठीक है। हिमालय में हमारे पास श्रृंखलाएं ही लगातार श्रृंखलाएं हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, और ये आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। क्या है अपना? ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो इसी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ स्थित है। तो अगर ये पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है, तो छत्तीसगढ़ जो है दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है। ये पूछा जाता है आपको, और इसे हम लोग कहते हैं, कभी कभी मान लो लिखा रहे इसमें भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा दक्कन भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है।
हो सकता है कुछ को समझ में आ जाए, बट कुछ के लिए हाई लेवल की चीजें रहेंगी। तो देखिए, दक्कन का एक पठार होता है, दक्कन का क्या होता है, अपना एक पठार होता है, प्लेटू होता है। प्लेटू मतलब कि कुछ मान लीजिए कि एक भूभाग ऐसा उठा हुआ है और ये कुछ इस तरह से ऊपर में प्लेन है, ये कहलाता है आपका पठारी क्षेत्र कहलाता है। ये ऊपर क्या होना चाहिए, उसके लिए कंपल्सेशन है कि इसकी जो भू आकृति है वो कैसी होनी चाहिए, यहां पर समतल होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से मैंने कहा कि दक्कन के भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा कौन है, छत्तीसगढ़ है। आइए शुरुआत करते हैं इसमें। तो मैंने ये बोला कि छत्तीसगढ़ की जो स्थिति और विस्तार है वो हम समझते हैं, स्थिति व विस्तार। ठीक, तो सिंपल्स को चाहे तो समझ सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन थोड़ा समझाता हूं इसको, क्योंकि भारत के अंदर छत्तीसगढ़ है। तो देखिए, अगर मैं ग्लोब की अगर बात करूं, ये हमारा ग्लोब है और इस ग्लोब के अंतर्गत हमारे पास ये उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये हमारे पूर्वी गोलार्ध है और ये हमारे पश्चिमी गोलार्ध है। राइट, कोई डाउट नहीं इसमें। ये जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट क्या कहलाता है, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। और यहीं पर हमारा इंडिया है और यहीं पर हमारे छत्तीसगढ़ है। वो इंडिया, ये ऊपर वाला हिस्सा और बीच वाला हिस्सा छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और जो इस प्रकार से रेखाएं जाती हैं, ये जो रेखाएं हैं इस प्रकार से, ये रेखाएं कहलाती हैं आपकी अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। क्या है ये, अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, और कुछ रेखाएं कुछ इस प्रकार से आती हैं, उसे हम कहते हैं देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। क्या कहते हैं इसे, देशांतर रेखा। मतलब जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है उसे हम कहते हैं अक्षांश, और जो वर्टिकल आ रहा है उसे हम कहते हैं देशांतर। ठीक, देशों के बीच का अंतर। राइट, चलिए, तो यहां पर जब मैंने कह दिया कि इंडिया कहां पर है, तो इंडिया भी सीधी सी बात है, ये कहां पर है, ये बीच का इक्वेटर है, इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर हमको नहीं छूता है, तो ये भूमध्य रेखा इक्वेटर है। इस उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित छत्तीसगढ़ के बीच में स्थित जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित ये भारत जो है, इस भारत के अंदर कौन स्थित है, छत्तीसगढ़ स्थित है। तो जब भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है तो भाई डेफिनेटली है छत्तीसगढ़ भी कहां स्थित होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित होगा। इसकी जरूरत हम पढ़ेंगे आगे चल के, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि इंडिया मैंने कहा कि ये इंडिया है, किस कौन से गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसका मैं अब लिखता हूं स्थिति क्या है। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, ठीक, ये कहलाता है 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर, जबकि यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक हम आगे चले जाते हैं। तो अब इतना तो आपको याद हो गया होगा, 8 डिग्री 4 मिनट भारत का दक्षिणी विस्तार, भारत का उत्तरी 37 डिग्री 6 मिनट, भारत का पश्चिमी 68 डिग्री 7 मिनट, भारत का पूर्वी 97 डिग्री 25 मिनट का विस्तार है। लेकिन जैसे मान लीजिए मैं इमेजिन करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर यहां पर मैंने यहां प्लॉट किया हुआ है। ठीक, ये 0 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर, ये 0 डिग्री पर। यहां डिग्री भी शो कर देते हैं, ये 0 डिग्री, यहां पर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसा करते करते यहां पर कितना है, ये 90 डिग्री। सेम चीज यहां 0 डिग्री और यहां पर कितना है, ये 90 डिग्री। तो यहां से मैं आगे बढ़ूंगा, या ऐसे आगे बढ़ते 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 ऊपर जा रहा हूं मैं, तो यहां पे 8 डिग्री है, फिर आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, ऐसा करते 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 आपका 37 डिग्री। क्लियर, तो ठीक है। वैसे ही छत्तीसगढ़ का ये जो हिस्सा है, ये कहलाता है 17 डिग्री 46 मिनट। कितना रहता है, 17 डिग्री 46 मिनट। ठीक, अब इसके मतलब कि मैं बात कर रहा हूं भूमध्य रेखा के उत्तर में है, इसलिए हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश। क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश। ठीक, इस क्वाड्रेंट के उत्तर में ही है, तो ये कहलाता है उत्तरी अक्षांश। आपको वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टिव में देखना है। क्लियर है। और एक लाइन यहां पर मैंने ये खींची है, दैट इज 0 डिग्री देशांतर। कितना, ये 0 डिग्री देशांतर, इसको मैं मानता हूं 0 डिग्री, ऐसे वाली वर्टिकल रेखा। अगर सिंपल ना समझ में आए तो 2D में हम समझते हैं। एक ग्लोब है, इसको मैंने 20 से काट दिया, ये 0 डिग्री देशांतर है, इसको मैंने ऐसे काट दिया, आपका ये 0 डिग्री आपको क्या है, अक्षांश रेखा है। ये अक्षांश रेखा और ये देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा के राइट में हम चलते हैं। ठीक, तो चलते जाएंगे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसा करते करते आप बढ़ते गए और यहां पहुंच गए आप। तो यहां पहुंच गए तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 68 डिग्री 7 मिनट। इधर मान लो एक रेखा है इस प्रकार से, वो 0 डिग्री पर है, तो मैंने इस 0 डिग्री रेखा को माना है। ठीक, इस 0 डिग्री रेखा को माना है, 0 से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसा करते करते हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसको रट भी सकते हो, समझ भी सकते हो, रट भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का लिख रहा हूं अभी बच्चों। ठीक, और यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक
ये क्या होगा, विस्तृत होगा। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ पे। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है 17 डिग्री 46 मिनट। बच्चों ये है, इसको मैंने इनलार्ज कर दिया हुआ है। यहां पर उत्तरी अक्षांश से लेकर दूसरा यहां पर मैं कहता हूं 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक, उत्तर से उत्तर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये हम इक्वेटर के उत्तर में है, क्योंकि हमारा स्थिति है ही क्या, उत्तर पूर्वी। तो डायरेक्शन में या तो उत्तर आएगा, तो देख लो यहां पर भी उत्तर आया है यहां भी क्या है, उत्तर आया है। अब मैं चलता हूं यहां पर। ठीक, ये कहलाता है आपका 80 डिग्री, ठीक, 15 मिनट से लेकर के, और 15 मिनट मतलब कह दिया मैंने पूर्वी देशांतर। क्या कह दिया, पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये जो एंड है ये भी इस 0 डिग्री के पूरब में है। कहां पर है ये, पूरब में। इधर क्या पड़ेगा, ईस्ट ही तो पड़ेगा ना। तो यहां पर क्या, पूर्वी देशांतर से लेकर के यहां हम चलते हैं तो दैट इज 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक, होपफुली ये समझ में आया होगा कि अक्षांश और देशांतर का रोल यहां पर क्या है। तो जैसे मान लीजिए स्थिति विस्तार करने बोला, तो हम अगर इसका लिखना चाहें अक्षांशी विस्तार और हम इसका लिखना चाहें देशांतरी विस्तार, तो अक्षांशी विस्तार में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना है, 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, राइट। दूसरा देशांतर की मैं बात करूं तो यहां से यहां तक, क्लियर, ये वाला एंड पॉइंट है अपना ये कितना है, ये 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये आपको लिख के इसलिए दे दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप तो समझो। अक्षांश मतलब उत्तर से लेकर उत्तर, ये बच्चों ये नहीं कि भाई ध्यान नहीं दिए, हमने क्या बोला छत्तीसगढ़ का उत्तर हिस्सा है तो छत्तीसगढ़ दक्षिण हिस्सा है दक्षिण हिस्सा, नो डाउट आप गलत नहीं सोच रहे हैं। लेकिन हमको देखना है कि छत्तीसगढ़ या भारत की जो अवस्थिति है वो किसके प्रोस्पेक्टिव में, वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टिव में। ये समझ में आई बात, ठीक। तो ये मैंने कह दिया स्थिति और विस्तार। विस्तार की हम बात करें तो देखो यहां से लेके यहां तक अगर छत्तीसगढ़ हम नापते हैं दैट इज 700 टू 700 किलोमीटर्स, ठीक है। और यहां से यहां तक हम चलते हैं, ठीक, तो 436 किलोमीटर का हमारा लेंथ है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, इस पे हमको कोई शोध नहीं करना है, कोई रिसर्च नहीं करना है, कोई इसमें वैज्ञानिक विधि नहीं लगानी है, ठीक। और जैसे मैं इसमें लिख देता हूं, जैसे ये लंबाई मैं कहूँ उत्तर से दक्षिण कितना है तो 3214, और जबकि यहां से हम बात करें तो इस एंड से यहां तक कितना है 2933, ठीक। ये किलोमीटर्स में है। इंडिया का देख लीजिए और आपका क्या है छत्तीसगढ़ देख लीजिए। तो यहां पर मैंने कहा कि अगर अक्षांश से लेके अक्षांश कितना है तो 700 किलोमीटर, और ये देशांतर की लंबाई कितनी है तो आपका 436 किलोमीटर डिस्टेंस है, क्लियर, ठीक है। यहां पर हो जाता है हमारा स्थिति विस्तार का चैप्टर खत्म, ठीक। अब इसमें जो अगला जो आता है, जैसे मान लीजिए यहां इंडिया का रोल भी यहां पर समाप्त कर देते हैं हम लोग। इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक, पॉज करके या स्लो डाउन करके, ठीक। इसको ध्यान में रखना जरूरी है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया स्थिति विस्तार। अब मैं कुछ नए आयाम की तरफ चलता हूं, उसको आपको ध्यान रखना है।
चलिए, तो अब इसमें चलते हैं कुछ नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स को लेकर के कि राज्य में, जो राज्य की हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये गठित कब हुआ है? सन 2000 गठित हुआ है। ठीक, तो यहां पर अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ राज्य का जब निर्माण हुआ तब से लेकर अब तक कितने जिले बन चुके हैं ये हमको देखना है। तो एक सिंपल शब्दों में याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो कुल जिले हैं, इन जिलों की संख्या कितना है? तो ये हमारे पास कुल जिले कितने हैं? 28। ठीक, अब 28 जिले हैं। फिर दूसरा, अगर बात किया जाए कि इन जिलों के साथ साथ छत्तीसगढ़ में तहसील कितने हैं? तो ये हैं 150। अगर बात की जाए कि छत्तीसगढ़ में जो विकास खंड कितने हैं, ब्लॉक कितने हैं, विकास खंड कितने हैं, तो विकास खंड कितने हैं? 146। छत्तीसगढ़ में नगर निगम, देखिए ऐसे आंकड़े मैं आपको बार बार देते रहूंगा बीच बीच में, ठीक, इसको आपको याद करना है। इनकी संख्या है 14। ठीक, छत्तीसगढ़ में जो ये चीजें आते जाते रहती हैं, क्यों? क्योंकि इसमें घोषणाओं पर डिपेंड करता है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, नया निगम, नगर निगम बनाएंगे, नगर पालिका बनाएंगे, फिलहाल ये 43 है। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए संभाग, राइट, संभाग इंपॉर्टेंट है, तो संभाग की संख्या तो 5 ही है। ठीक, कौन संभाग हम देखेंगे अभी चल के आगे। तो यहां पर मैंने एक और लिखना है, राजस्व ग्राम, ठीक, 20,126। अब ये डेटा दिया हुआ है। ठीक, अब इन डेटाओं के साथ साथ अगर मैं इसको हटा के अब एक्सप्लेन करना चाहूं कि आखिर ये 2 पॉइंट मैं एक्सप्लेन करता हूं कि तहसील और विकासखंड आखिर होते क्या हैं। तो देखिए, तहसील और विकासखंड की अगर बात करें तो तहसील की बात करूं तो जहां पर राजस्व के आधार पर डिवीजन होता है वो क्षेत्र कहलाता है तहसील, और जो ग्रामीण विकास के आधार पर, किसके आधार पर? ग्रामीण विकास के आधार पर जो डिवीजन होता है उसे हम कहते हैं विकासखंड कहते हैं। लगभग इनकी संख्या आसपास ही है, लेकिन जो 4 डिफरेंस दिखाई पड़ता है, तो ये जो 4 एक्स्ट्रा है उनमें से ये पूछा जाता है उपरोक्त में से कौन से तहसील जो विकासखंड नहीं है। ठीक, तो नाम मैं लिखता हूं, यहां पर 4 का नाम लिखता हूं और उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा, हम बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर है। दूसरा हम बात करते हैं जांजगीर, क्या है? जांजगीर। तीसरा हम बात करते हैं थान खमरिया, क्या बात करेंगे? थान खमरिया। और जो नेक्स्ट बात करेंगे हम बड़ी बचेली, क्या बात करेंगे? बड़ी बचेली। बट ऑब्वियस सी बात है, ये बिलासपुर जिले में ही होगा, ये जांजगीर चांपा जिले में होगा, ये आपका बेमेतरा जिले में है। कहां पर है अपना? ये बेमेतरा जिले में है। ठीक, ये अपना ये बिलासपुर जिले में है। ठीक, ये अपना जांजगीर चांपा जिले में है। ठीक, ये अपना दंतेवाड़ा जिले में है। तो ये अभी हमारे पास जो कायदे से देखा जाए तो अपडेट्स, ये 4 जो है, ये 4 जो है क्या है? ये अपना ये तहसील तो है, लेकिन क्या नहीं है? विकासखंड नहीं है। ठीक, चलिए, तो देखिए अब इसमें हम 28 जिले की हम चर्चा कर रहे हैं, उसको मैं यहां पार्ट करना चाहूंगा। उसके पहले मैं पार्ट कर देता हूं, देख लीजिए, एक ये संभाग में डिवाइड करता हूं यहां पर। ठीक, दूसरा संभाग ये संभाग, तीसरा ये संभाग। ठीक, और चौथा जो है हमारे पास एक छोटा सा डिवीजन होगा, ये टोटल हो 5 संभाग हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। सबसे पुराना संभाग हमारे पास बनता है रायपुर, क्या बनता है? ये रायपुर। फिर पढ़ेंगे हम बिलासपुर, फिर तीसरे पर होगा हमारा ये बस्तर। ठीक, चौथे पर होगा सरगुजा, और यहां पर होगा अपना ये दुर्ग। पहले तो आप संभाग, इतनी गलती तो नहीं करेंगे, तीसरी गलती तो नहीं करेंगे कि आप संभाग का नाम याद न रखें। प्रशासन का काम ही होता है कि सरकार की जितनी नीतियां होती हैं उन नीतियों को जनता तक पहुंचाना सुचारू रूप से, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब डिवीजन हम करते हैं वो बहुत सरल और थोड़ा सा डिस्क्रिटाइज हो, ताकि मेरी जो योजना है, सरकार की जो योजना है, मतलब जो जनता तक आसानी से पहुंच सके। तो उद्देश्य से डिवीजन का हम देख सकते हैं, बड़े बड़े राज्य थे, राज्य को हम संभाग में तोड़े, संभाग जिले में गए, जिले विकास खंड में गए, तहसील में गए, तहसील विकास खंड में गए, इस प्रकार से ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, ग्रामीण निकाय हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो ऐसा डिवीजन जो होता है, हायरार्की जो मेंटेन होती है, वो हायरार्की क्यों होती है? ताकि सरकार की जितनी योजनाएं रिस्क करके ऑटोमेटिक कहां चले जाए? उस निचले व्यक्ति तक चले जाए जहां तक उसकी आवश्यकता है। चलिए, तो मैंने बोला कि हमारे पास 5 संभाग हैं। तो पहला संभाग जो होता है वो होता है रायपुर। तो बच्चों ये जो मैं डेट्स लिख रहा हूं,
ये समझ जाइए किसी संजीवनी से कम नहीं है, ठीक, क्योंकि ये डेट्स आपको बार बार एग्जाम में पूछता है, बच्चा बार बार गलती करेगा, इसलिए आपको संभाग बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं, तो 5 संभाग हैं। वो कौन कौन संभाग हैं, ये इस संभाग है, ठीक। कब कब गठन हुआ ये मैं आपको डील कर रहा हूं, ठीक। 1862। उसके बाद मैं बात करता हूं 1956, 1981, सन 2008 और सन 2013, ठीक। तो इसको याद रखना जरूरी है। ठीक, तो मैंने ये कहा कि हमारे पास 5 संभाग हैं। 5 संभाग में सबसे पुराना संभाग रायपुर, सबसे नया संभाग दुर्ग, आसपास है, ठीक। आपने मैप नहीं देखा हो तो मैप देख लीजिए, तभी आपको चीजें थोड़ा और जल्दी समझ में आएंगी, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा चीजें आपको और आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। रायपुर संभाग कब बनता है, 1862 में। फिर कौन बनता है, बिलासपुर में। फिर कौन बनता है, बस्तर में। फिर कौन बनेगा, सरगुजा, एंड लास्ट वन दुर्ग। अब इसको पूछा क्रम से अरेंज करिए, तो करिए अरेंज, ठीक। सबसे पहला रायपुर, सेकंड में बिलासपुर, थर्ड में बस्तर, चौथे में सरगुजा और 5वें में दुर्ग। सबसे छोटा कौन संभाग है, ये। सबसे नया संभाग कौन सा है, ये है, ठीक। और फिर आपको सबसे बड़ा संभाग, सबसे पहला संभाग कौन सा है, तो रायपुर, आसपास दोनों है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं संभाग को बांटना चाहूंगा क्षेत्रफल के आधार पर, और मैं संभाग को ही बांटना चाहूंगा जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, और किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। तो अगर क्षेत्रफल के आधार पर मैं देखूं तो सबसे बड़ा संभाग होता है बस्तर संभाग। कौन होता है, बस्तर संभाग। दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो सरगुजा संभाग। फिर कौन आता है तीसरे नंबर पर, तो हमारा ये आता है आपका बिलासपुर संभाग। कौन आता है, बिलासपुर संभाग। और उसके बाद कौन आता है, तो आपका रायपुर संभाग। और फिर कौन आता है, तो आपका दुर्ग संभाग। इसको आपको याद रखना है। ये सीक्वेंस होता है क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे पहला बस्तर, दूसरे में है सरगुजा, तीसरे में बिलासपुर, चौथे में रायपुर और 5वें में दुर्ग। ये किसके आधार पर है बच्चों, ये क्षेत्रफल के आधार पर है। अब मैं बात करता हूं जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर जो सबसे, देखो कुछ चीजों को हम सरलता से सीख सकते हैं, हर चीज में रटा नहीं जा सकता। तो देखिए ये दोनों जो ऊपर के हैं ये नीचे चले जाएंगे, बट उल्टे हो जाएंगे। मतलब आपको बता दूं, राज्य में बस्तर में, सरगुजा में, इन तक जो सीमावर्ती अंचल हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के मार्जिनल बाउंड्री है, जो स्टेट्स हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में जनजाति निवास करती है। कौन निवास करती है, जनजाति। राज्य में देखा जाएगा, आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि राज्य में कुल 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वही जनजातियां हैं जो छत्तीसगढ़ की टोटल जनसंख्या का 30.62% कवर करेंगी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1/3% कवर करेंगी। तो ये राज्य के पूरे चारों दिशा में फैली हुई हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि राज्य का उत्तर और निचला हिस्सा जहां पर हमको जनसंख्या कम दिखाई पड़ेगी, ठीक, तो हमको याद ये रखना है कि सबसे कम जनसंख्या कहां पर होगी, तो बच्चों बस्तर में होगी। कहां पर होगी ये, बस्तर में होगी, बस्तर संभाग में। फिर कहां पर होगी अपना ये, सरगुजा संभाग में। कहां पर होगी, सरगुजा। फिर यहां टॉप में रहता है बिलासपुर, ठीक, और फिर रहता है रायपुर, और फिर रहता है आपका दुर्ग। हो गया, सेट हो गया क्रोनोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं है। हायरार्की आपने यहां मेंटेन कर ली, एक याद रखिए, दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद होगा, ठीक। तो मैंने ये कहा कि क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। अब अगर मैं कहना चाहूं कि कितने कितने जिले हैं, ठीक है, कितने कितने जिले हैं, तो हम सिंपल बात करते हैं 28 जिले की। कितनी हम बात करें, 28 जिले की। 28 जिलों को मैं बांटना चाहूं तो रायपुर में कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। दुर्ग में कितने जिले हैं, 5 जिले हैं, ठीक। यहां पर कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। यहां पर कितने जिले हैं, 5 जिले हैं, ठीक। यहां पर कितने जिले हैं, तो 6 जिले हैं। अब जिनको मैंने राउंड किया उनको काउंट कर लो, ठीक। 6, 5, 11, 5, 16, 16, 5, 23 और 7, नहीं, मतलब कि टोटल 28 जिले हमको याद रखना है। 15 और 6, 21 और 7, 28, टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट हमको डिवाइड करने को मिलता है। कभी सरल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जिले किसके अंतर्गत आएंगे, तो बस्तर के अंतर्गत आएंगे। जब बस्तर में सर्वाधिक जिले हैं तो क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा क्या होगा, इनका होगा, ठीक। चलिए अब इनको मैं डिवाइड करता हूं किनके आधार पर, इनको मैं डिवाइड करता हूं जनसंख्या के आधार पर, इनको मैं डिवाइड करता हूं जिलों के आधार पर। चलिए कौन किससे बना, देखिए राज्य हमारा, चाहे भारत हो, चाहे भारत देश की हम बात करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, उपनिवेशी की जो दास्ता है, जो गुलामी का जो दंश है, हमने झेला है। और इस दंश को झेलने के साथ ही जब हमारे यहाँ अंग्रेज रहने लगे, अंग्रेजों के रहने के बाद उनको ये बोध हुआ कि हम कहीं भारतीयों को एक तरफा, उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे हैं, या उनको ऐसा आभास ना हो जाए कि भाई वाकई हम उनका शोषण तो नहीं कर रहे हैं, ठीक।
तो उन्होंने क्या प्रयास किया, हम इनको अपना दिखाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। पश्चिमी सभ्यता के जो देश हैं, जो वेस्टर्न कल्चर के जो कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यूरोप की मैं बात करूं तो यूरोपियन कंट्री बेसिकली बेस्ट नोन फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की प्रशासन जो है बहुत अच्छी है, नो डाउट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, पढ़ते ही हैं, तो अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उन्होंने यहां पर अपना प्रशासन थोपना चालू किया। और प्रशासन थोपने का उद्देश्य उनका यही था ताकि यहां पर प्रशासनिक सुविधाएं उत्पन्न हो सके। तो देखो हमारे छत्तीसगढ़ में शुरुआती दौर में जो राज्य के जिले हैं, इसको आप सरल तरीके से बांट सकते हैं कि भाई टोटल कितने जिले हैं, तो मैं बोला 28 जिले हैं। कब कब निर्माण हुआ, तो देखो पहले आपको सन याद रख लीजिए, पहले तो सन आपको याद रखना पड़ेगा, 1861 में कुछ जिले बनेंगे। कौन से बनेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी, फिलहाल आपको याद रखना है कि कौन कौन से वर्षों में जिले बन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1861 के बाद मैं बात करूंगा, 1861 के बाद मैं बात करता हूं तो यहां पर 1906, ठीक, 1948, 1973 और लास्ट वन इज व्हाट, दैट इज 2019, ठीक। 2019 में हमारे पास कुछ जिले बनते हैं, ठीक है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये चीज अगर देखा जाए तो इन 5 वर्षों में 3 और 2 5, 1 2 3 4 और 5 वर्षों में जो है हमारे पास, ठीक, जो जिले आते हैं, कौन कौन से आते हैं हम देख चुके हैं। तो अगला जो क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे लेटेस्ट जिला किस वर्ष बना, 2020 में बना है, ठीक है, उसका नाम है गौरेला पेंड्रा मारवाही, ठीक। तो यही हर कोई जानता है कि यहां पर गौरेला पेंड्रा मारवाही, इसका मुख्यालय कहां पर है, गौरेला पर, इसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक। 1861 में जिले कौन से बनेंगे उसको हम देखेंगे, 1906 में कितने जिले बनेंगे वो देखेंगे, और 1948 में कौन बनेगा, 1973, एक और है 1998, 1998, फिर 2007, फिर 2012 और यहां पर 2019-20, ठीक, क्योंकि प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया चलेगी, फिर फाइनल एक शेप में आएगा, ठीक। चलिए, तो इतने सारे वर्षों में 1861, 1906, 1948, 1973, 1998, 2007, 2012 और 2019-20 में जिले बन के आते हैं। इतने सारे वर्षों हमको जानना है। ऑप्शन में दे दिया निम्न में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ में कोई जिला नहीं बना, तो हमको इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन जिलों के निर्माण के साथ साथ हमको यह देखना पड़ेगा, हम इसका डिवीजन देखते हैं। क्या देखते हैं, इसका डिवीजन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ को आखिर कैसे बांटा जाए। एक चीज और ध्यान रख लीजिए, जो मैंने आपको लिखे हैं ये आपका विकासखंड तो है, लेकिन ये तहसील है, बट क्या नहीं है, विकासखंड नहीं है। तो ये किस विकासखंड के अंतर्गत शामिल होते हैं, तो याद रखिएगा, बिलासपुर जो है आपका बिल्हा विकासखंड, ठीक। जांजगीर जो है आपका किस विकासखंड के अंतर्गत, नवागढ़ विकासखंड के अंतर्गत, ठीक। थान खमरिया जो है अपना ये साजा विकासखंड के अंतर्गत, और लास्ट में जो है आपका दंतेवाड़ा जिले में ये स्थित है, ठीक है। चलिए, तो ये पूरे विकासखंड के अंतर्गत आने वाले जो है हमारे पास एविडेंसेस हैं, कौन कौन किसके अंतर्गत आता है। अब इसको मैं डिवाइड करता हूं, थोड़ा इसको बड़ा मैप बनाया जाए ताकि आप चीजों को इजीली डिवाइड कर सकें। ठीक है, थोड़ा रैंडम सा डायग्राम बन गया है। चलिए, तो इसको बेसिकली हम बांट देते हैं कुछ भागों में। देखिए, ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं रहेगा, आपको रैंडम डायग्राम दिया जा रहा है ताकि आप चीज़ों को याद कर सकें। तो मैंने सबसे पहले इसको 5 भाग में डिवाइड कर दिया, फिर मैं डिवाइड करूंगा ये इस प्रकार से कुछ कांकेर, ठीक, इससे क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे सो ध्यान रखिएगा, ठीक। ये हो गया अपना
ठीक, ये इतने सारे चीजें हो गई। अब ये टोटल डिवीजन जो है, टोटल ये 28 डिवीजन में है। ठीक है, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, यहाँ पर एक नया हमारे पास बनेगा गौरेला पेंटा मारवाई। हमारे पास 5 यहाँ पर हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2, अच्छा एक और डिवीजन यहाँ पर बनेगा इस प्रकार से, 6 यहाँ पर हो गए। ठीक, उसके बाद फिर हम देख चुके हैं यहाँ पर 5, इधर 5, इधर आपके 7। नामकरण कर देते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ शुरुआत कर रहा हूँ मैं, ये बीजापुर। जो नहीं जानते हैं डिस्ट्रिक्ट को एक बार मैप जरूर देखिएगा। ठीक, बीजापुर है, ये नारायणपुर है, क्या ये नारायणपुर। ठीक, कांकेर, क्लियर। यहाँ पर ये कोंडागांव, कोंडागांव। फिर उसके बाद फिर हम चलते हैं बस्तर की तरफ, बस्तर। फिर हम चलते हैं कहाँ पर, तो ये सुकमा की तरफ। ठीक, दैट इज दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, क्लियर है। ये अपना ये राजनांदगांव। ठीक है, यहां पर हम चलते हैं तो ऊपर पड़ता है कवर्धा, कवर्धा के ऊपर जाएगी यहां पर मुंगेली। ठीक, ये हम आपका गौरेला पेंड्रा मारवाही, दिस इज बिलासपुर। ये है कोरबा, और ये है जांजगीर चांपा, और ये है रायगढ़। ठीक, ये अपना रायपुर। ठीक, ये अपना दुर्ग, ऊपर में बेमेतरा, नीचे में बालोद। ठीक, नीचे में यहां पर क्या रहेगा बच्चों, धमतरी। यहां पर क्या रहेगा, महासमुंद। यहां पर रहेगा गरियाबंद, यहां रहेगा बलौदा बाजार। नाम कह रहा हूं ताकि आप चीजों को प्लॉट कर सकें। देखिए डिवीजन कैसे करना है ये आपको सीखना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। उसको स्लो करके देख लेंगे कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है। अपना है कोरिया, इधर ये आपका सूरजपुर, यहां पर ये है बलरामपुर, यहां पर ये अपना है सरगुजा, और यहां पर हमको पड़ता है जसपुर। ठीक, तो होपफुली सभी डिस्ट्रिक्ट यहां पर हो चुके हैं। तो देखिए इतने सारे जिलों को हम क्या करेंगे, डील करेंगे। तो पहले डिवीजन, और डिवीजन साथ जिलों का नाम हमको याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा ये सभी वर्ड्स जो है अधूरे रहेंगे। क्लियर। तो यहां पर मैं जिलों की बात कर चुका हूं, टोटल कितने जिले हैं ये देखना जरूरी है। जो लर्नर्स हैं, स्टार्टर जिन्होंने लिया, स्टार्टिंग जिन्होंने लिया है, वो सभी के सभी बच्चों को ये जानना जरूरी है। 1861, 1906, 1948, 1973, 1998, 2007, 2012, 2019, 20। ठीक, अब मैं आपको ये तो ठीक है कब कब बने नेक्स्ट क्लास में डील करूंगा, क्लियर। उसके साथ साथ आपको ये जानना जरूरी है कि कब कब कितने कितने जिले बने। यहां पर इस समय 3 जिले बनते हैं, यहां पर इसमें 1 जिला बनता है, यहां पर 3 जिले बनते हैं, यहां पर आपका 1 जिला बनता है, यहां पर हमारे 9 जिले बनते हैं, 2007 में 2 जिले बनते हैं, यहां पर आपका 9 जिला बनेगा, और यहां पर आपका 1 जिला बनेगा। अब काउंट कर लेते हैं, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 10 17, 17 2 19, 19 और 9 कितना होता है 28, और 1 29। अब आपको लग रहा होगा यहां पर 29 जिले हो चुके हैं। कितने जिले हैं 29। और मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं 28 जिले हैं। 28 जिले हैं, अभी 29 काउंट हो रहे हैं। एक कहां चला गया, एक कहीं नहीं गया है। हम जब पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री तब आपको बताया जाएगा कि तब ना तो छत्तीसगढ़ था और तब ना तो मध्य प्रदेश था, जब हम बात करेंगे 1861 की। 1861 में हम अंग्रेजों के अंडर में थे, अंग्रेजों की गुलामी चल रहे थे। उस समय आखिर उन्होंने बना तो दिया, ठीक है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश भी था, आपका महाराष्ट्र का एरिया भी था, संबलपुर का भी एरिया था। तो इन्होंने प्रशासनिक सुविधा देखा, ना कि यहाँ की भाषाई सुविधा देखी। तो इन बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी, सुटेबिलिटी इन्होंने डिवीजन तो किया था, लेकिन बाद में चल के आगे इन्होंने भाषा के आधार पर देखा, और इसका हम फिर से क्या करेंगे, आगे चल के पुनर्गठन करेंगे, राइट। तो इसको स्टॉप करके हम अगली क्लास में पूरी चीजों को डील करेंगे ढंग से। चलिए, थैंक यू। तब तक इतनी सारी चीजों को आप डाइजेस्ट करिए, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा होता जाएगा, पचाना जरूरी है चीजों को, इसलिए आप इतनी सारी चीजों को लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच।